नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रैवल एंड फूड वर्ल्ड में। आज मैं बात करूंगा उत्तराखंड की 4 धाम की यात्रा के बारे में, जो कि है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम। यदि आप भी 4 धाम की यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन आपको 4 धाम से रिलेटेड बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सकेंगी, जिससे आपकी 4 धाम की यात्रा काफ़ी आसान हो जाएगी। जैसा कि 4 धाम की यात्रा कहाँ से शुरू की जाए, 4 धाम यात्रा करने के लिए कम से कम कितने दिन चाहिए, किन किन जगहों पर स्टे किया जाए, 4 धाम यात्रा के दौरान विजिट करने लायक पॉपुलर जगह कौन कौन सी हैं, 4 धाम यात्रा करने का सही टाइम क्या है और 4 धाम के दौरान आने वाली परेशानियाँ। इन सब टॉपिक्स को मैं आगे वीडियो में विस्तार से बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, इसके लिए ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, 4 धाम की यात्रा हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और दिल्ली से स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप फ्लाइट से आते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून और दिल्ली है। दिल्ली से 4 धाम की यात्रा पूरी करने के लिए आपको कम से कम 11 दिन चाहिए होते हैं और हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से यह यात्रा 9 दिन की होती है। यदि आप सड़क मार्ग या ट्रेन से आते हैं तो आप डायरेक्ट हरिद्वार आएं, क्योंकि हरिद्वार ही यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट है। 4 धाम की यात्रा प्रत्येक वर्ष अप्रैल लास्ट और मई के पहले हफ्ते में स्टार्ट होती है और नवंबर में जाकर इस यात्रा का समापन होता है। मई और जून का महीना 4 धाम यात्रा के लिए बेस्ट माना जाता है। ज़्यादातर श्रद्धालु इन 2 महीनों में ही यात्रा करते हैं। जुलाई और अगस्त में यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में बारिश होती है। आप सितंबर और अक्टूबर के महीने में भी यात्रा कर सकते हैं और इस समय आपको यहाँ पर क्राउड भी काफ़ी कम मिलेगा, लेकिन इस समय यहाँ पर मौसम काफ़ी ठंडा रहेगा। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ डे वाइज। डे 1, सुबह हरिद्वार पहुँचने पर सबसे पहले आप हर की पौड़ी में गंगा स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद आप चल पड़ेंगे प्रथम धाम अर्थात यमुनोत्री की ओर, जो कि हरिद्वार से लगभग 220 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें आपका 7 से 8 घंटे का समय लगेगा और यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रास्ते में कितना टाइम स्पेंड करते हैं। हरिद्वार से जब आप यमुनोत्री के लिए जाते हैं तो आप वाया मसूरी होते हुए जाएंगे और मसूरी में एक फेमस जगह है केम्प्टी फॉल, जो कि यमुनोत्री के रास्ते में ही पड़ता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहां ज़रूर विजिट करें। केम्प्टी फॉल विजिट करने के बाद आप चल पड़ेंगे यमुनोत्री की ओर, लेकिन आप सीधे यमुनोत्री न जाकर नाइट स्टे बड़कोट में करें, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी मार्केट है जहाँ आपकी ज़रूरत का सामान आसानी से मिल जाएगा और आप चाहें तो नाइट स्टे जानकी चट्टी में भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यात्री बड़कोट में ही रुकना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं डे 2 की। सुबह आप बड़कोट से जानकी चट्टी के लिए चले जाएंगे, जो कि करीब 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। जानकी चट्टी से आगे गाड़ी नहीं जाती है और यहीं से यमुनोत्री की पैदल यात्रा आरंभ होती है, जो कि वन साइड 5 से 6 किलोमीटर के करीब है, जिसे आप 2 से 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि आप पैदल नहीं जाना चाहते या आपके साथ में बच्चे या सीनियर सिटीजन हैं तो आप घोड़े, खच्चर, डोली और पिट्ठू से भी जा सकते हैं। यमुनोत्री टेम्पल पहुंचने पर आप माँ यमुनोत्री के दर्शन कीजिए। वहाँ पे गर्म पानी का कुंड है, आप चाहें तो स्नान कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत होती है। वहाँ पे कपड़े में लपेटे हुए चावल मिलते हैं, जिन्हें आप हॉट कुंड में डालेंगे तो वह थोड़ी देर में पक जाते हैं, जिन्हें आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। दर्शन करने के बाद आप वापस जानकी चट्टी आ जाएंगे, जहां से आप अपनी गाड़ी से बड़कोट चले जाएंगे और नाइट स्टे बड़कोट में करेंगे। चलो अब बात करता हूं डे 3 की। आज आप बड़कोट से उत्तरकाशी की ओर जाएंगे, जिसकी दूरी करीब 100 किलोमीटर है और इसमें जो आपका समय लगेगा वह 4 से 5 घंटे का होगा। आप बड़कोट से जब 2 किलोमीटर आगे जाते हैं तो यहाँ पर केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए पर्ची बनती है, जो कि केदारनाथ की यात्रा के लिए ज़रूरी है।
इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता, लेकिन आप अपना आधार कार्ड साथ में रखें। जब आप उत्तरकाशी पहुंच जाएं तो आप अपने होटल में चेक इन कीजिए और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आप उत्तरकाशी में मंदिरों के दर्शन के लिए चले जाएं। इनमें से कुछ फेमस टेंपल के बारे में मैं आपको बताता हूं, जो कि हैं कंडार देवता का मंदिर, माँ महिषासुर मर्दानी मंदिर, काशी विश्वनाथ टेम्पल, भैरव मंदिर, माँ अन्नपूर्णा मंदिर, भगवान परशुराम मंदिर और भी यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। दर्शन करने के बाद आप वापस अपने होटल में आ जाएं और नाइट स्टे उत्तरकाशी में ही करें। डे 4 मॉर्निंग में आप उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए चले जाएंगे, जिसकी दूरी करीब 100 किलोमीटर है और इसमें जो आपका समय लगेगा वो 4 से 5 घंटे का होगा। उत्तरकाशी से जाते समय रास्ते में एक जगह पड़ती है गंगनानी, जहाँ पर हॉट वाटर कुंड है। आप चाहें तो यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। गंगनानी से आगे जाने के बाद आप पहुँचेंगे हरसिल, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है और गंगोत्री धाम का हेलीपैड हरसिल में ही है। हरसिल से गंगोत्री की दूरी 20 से 25 किलोमीटर है। गंगोत्री पहुंचने के बाद आप मां गंगा के दर्शन कीजिए और दर्शन करने के बाद आप वापस उत्तरकाशी आ जाएं और आज नाइट आप स्टे उत्तरकाशी में ही करें। डे 5 मॉर्निंग में आप उत्तरकाशी से केदारनाथ धाम के लिए चले जाएंगे, जिसकी दूरी करीब 220 किलोमीटर है। उत्तरकाशी से केदारनाथ के लिए 2 रूट हैं, एक श्रीनगर से और दूसरा घनसाली से होते हुए जाता है। घनसाली वाला रास्ता छोटा है और इसमें आपका समय भी बचता है। यह जर्नी आपकी 9 से 10 घंटे की होगी। आज की रात आप गुप्तकाशी में स्टे करिए, जो सोनप्रयाग से 20-25 किलोमीटर पहले पड़ता है। डे 6 आज आप केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे। यदि आपने केदारनाथ टेम्पल के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग की हुई है तो गुप्तकाशी के आसपास में ही हेलीपैड बने हुए हैं, यहीं से सीधे हेलीपैड के लिए चले जाएं। यदि आपने हेलीकॉप्टर बुक नहीं किया है तो आप गुप्तकाशी से सोनप्रयाग के लिए अपनी गाड़ी से चले जाएंगे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक आपको लोकल टैक्सी से जाना होगा, जिसका किराया 20 रुपये के आसपास रहता है, लेकिन लोकल टैक्सी लेने के लिए आपको काफ़ी लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है। इसलिए मॉर्निंग में जितनी जल्दी हो सके आप सोनप्रयाग पहुंच जाएं। गौरीकुंड से केदारनाथ की पैदल यात्रा स्टार्ट होती है, जो कि 16 किलोमीटर का वन साइड का ट्रैक है और आपको पैदल यात्रा करने में 7 से 8 घंटे का समय लगेगा। आप चाहें तो यहाँ से घोड़े, खच्चर, डोली और पिट्ठू से भी जा सकते हैं, जिसकी पर्ची आप गौरीकुंड पर बुकिंग काउंटर से ले सकते हैं, ताकि आगे यात्रा में आपको कोई परेशानी ना हो। केदारनाथ टेम्पल पहुँचने पर आपको दर्शन के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। यदि आप पीक सीजन में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी क्राउड मिलेगा। मंदिर में दर्शन करने के बाद यदि आपके पास समय बचता है तो आप वापस गुप्तकाशी के लिए आ जाएं और आज रात गुप्तकाशी में ही नाइट स्टे करें। यदि आप केदारनाथ मंदिर में लेट हो जाते हैं तो आप केदारनाथ में टेंट में रुक सकते हैं, जो कि चार्जेबल है। डे 7 आज आप बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेंगे, जिसकी दूरी करीब 200 किलोमीटर है और इसमें आपका 7 से 8 घंटे का समय लगेगा। जब आप केदारनाथ से बद्रीनाथ की ओर आएंगे तो रास्ते में आप कुछ समय के लिए चोपटा में रुकें। आपको यह जगह काफ़ी पसंद आएगी। चोपटा से जब आप बद्रीनाथ के लिए जाएंगे तो रास्ते में जोशीमठ पड़ता है और आज का नाइट स्टे आप जोशीमठ में करें। जोशीमठ में शंकराचार्य मठ और भगवान नरसिंह देवता का मंदिर है, आप यहाँ दर्शन करने जरूर जाएं। डे 8 सुबह आप जोशीमठ से बद्रीनाथ के लिए चले जाएं। जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी 45 किलोमीटर की है। इसमें आपको 2 घंटे का समय लगेगा। बद्रीनाथ पहुंचने के बाद आप भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन कीजिए और यहीं पर तप्त कुंड के पास में श्राद्ध और पिंडदान भी किया जाता है। यदि इसके बाद आपके पास समय रहता है तो आप यहाँ से 3 किलोमीटर आगे माणा गांव जा सकते हैं, जो कि भारत का आखिरी गांव है। इसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आप वापस जोशीमठ आकर नाइट स्टे करें। डे 9 सुबह आप जोशीमठ से हरिद्वार के लिए चले जाएं, जिसकी दूरी 300 किलोमीटर के आसपास है और इसमें आपका 10 घंटे का समय लगेगा। रास्ते में आप नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर होते हुए आप देवप्रयाग पहुंचेंगे। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है
और यहीं से आगे चलकर यह नदी गंगा जी कहलाती है। तो आप देवप्रयाग में कुछ समय के लिए ज़रूर रुकें। इसके बाद आप ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार पहुंच जाएंगे और यहीं पर आपकी 4 धाम की यात्रा पूरी हो जाती है। इसके बाद आप अपने होम टाउन के लिए प्लान कीजिए। यात्रा से रिलेटेड आप कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें, जैसा कि अपना यात्रा पैकेज आप एडवांस में ही बुक करा लें, क्योंकि मई जून के महीने में यहाँ पर यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और होटलों में रूम आसानी से नहीं मिल पाते हैं। यहाँ पे आपको फूड एवरेज मिलेगा और यात्रा के दौरान आप स्नैक्स और फूड पैकेट अपने साथ में रखें और आप अपनी यात्रा के दौरान रेनकोट और अम्ब्रेला साथ में रखें, क्योंकि यहाँ पर मौसम जल्दी चेंज हो जाता है। यदि आपने अपना केदारनाथ धाम का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन बड़कोट में नहीं किया है तो आप सोनप्रयाग में कर सकते हैं, लेकिन सोनप्रयाग में आपको भीड़ अधिक होने के कारण लंबी लाइन में लगना पड़ सकता है और उसके बाद आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए चलने वाली लोकल टैक्सी के लिए भी लाइन में लगना पड़ेगा, जिससे आपका काफ़ी समय बर्बाद होगा। तो इसलिए आप बड़कोट में ही अपना बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवा लें। हरिद्वार में हर की पौड़ी में गंगा स्नान करते समय अपने सामान का ध्यान रखें। केदारनाथ धाम में ठंड होने के कारण अपने पास कुछ गर्म कपड़े रख लें। यदि आप किसी प्रकार की मेडिसिन लेते हैं तो इन मेडिसिन को आप अपने साथ में रखें। यात्रा के दौरान आप कीमती सामान या ज्वेलरी को अवॉइड करें। यदि 4 धाम से रिलेटेड कोई जानकारी या सजेशन आप शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बॉक्स में कमेंट्स करें, और यदि 4 धाम से रिलेटेड आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं और बहुत जल्द आपको एक नई वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।